हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न एसएसटी एनसीईआरटी इन हिंदी। हम आज भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक भूगोल के पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले अध्याय का नाम जैसा कि आपके सामने है, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम रीडिंग करेंगे और चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी की भाषा बहुत ही आसान होती है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। बात है कि हमें शुरुआत में जब हमें रीडिंग करनी है तो हमें पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग करना है, चाहे हम एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हों या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हों। एक रीडिंग हमें वर्ड टू वर्ड जानी होती है, हर एक शब्द को पढ़ना होता है। उसके बाद हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बुक में कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, इस तरह से करते हुए चलेंगे ताकि हम जब रिवीजन करेंगे या फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये हाईलाइटेड जो पॉइंट्स हैं हम उनको ध्यान में रखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हमें याद करना होता है, बिल्कुल समझ के चलना होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। तो क्या है, आकाश में जो चीज़ें चमक रही हैं हम उनको गिन नहीं सकते हैं कि वो कितनी हैं। जैसे कि आपको पता है, तारे हैं, तारों को हम गिन नहीं सकते हैं कितने हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। तो जब हम चांद को पूरा देखते हैं, जब हमें आसमान में रात के समय चांद बिल्कुल पूरा दिखाई देता है, तो उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। वैसे तो ये एक आम बात है, सभी को पता होता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बच्चे हैं, 6th क्लास से शुरू कर रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल नोट करके चलना है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। अब क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा जो है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है चंद्रमा के आकार का घटना। वो धीरे 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 कम होता चला जाता है और 15 दिन के बाद ऐसा होता है कि आप चांद को नहीं देख सकते हैं आसमान में। उस समय पर दिखेगा तो सही, लेकिन उस समय पर जब चांद दिखना चाहिए, हम उस समय पर चांद को नहीं देख पाते हैं। तो वो जो रात होती है, उस रात को हम बोलते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या। तो ये मेन पॉइंट है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सीटेट में भी ये चीज़ पूछी गई है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं। तो आपको दे दिए जाएंगे 3-4 ऑप्शन, उनमें से आपको चूज़ करना होगा। और वैसे भी हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है वो पूर्णिमा, और जब हमें चांद आसमान में दिखाई नहीं देता है तो उसे कहते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि अगर साफ आसमान है, आसमान में बादल नहीं हैं, या फिर सर्दियों में जैसे कोहरा होता है वो नहीं है, अगर आसमान साफ है तो आप चांद को पूरा देख सकते हैं। या अगर चांद नहीं होता है, खाली तारे होते हैं, तो वो चीज़ भी आप आसानी से देख सकते हैं कि आसमान में आपको क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आगे। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ये तो सोचने वाली बात है आपके लिए कि रात में जब जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देती। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने नोट किया होगा, जब भी कोई तेज़ रोशनी की चीज़ हम जलाते हैं, जैसे घर में आप देख लो, कोई अगर तेज़ रोशनी का बल्ब हम जला देते हैं और उसके सामने अगर हम दिया जला दें, ठीक है, तो दिए की रोशनी कहीं नहीं दिखाई देती, हमें फील ही नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि जो बल्ब की रोशनी है वो दिए की रोशनी को ढक देती है,
उसका प्रकाश ज़्यादा होता है, इसलिए हम दिए को नहीं देख पाते। वही चीज़ यहाँ होती है, क्योंकि सूरज का जो प्रकाश है बहुत तेज़ होता है और इतना तेज़ होता है कि वो दूसरी चीज़ों को जो आसमान में चमक रही हैं उनको ढक देता है, और इसलिए हम उनको नहीं देख पाते हैं दिन में। अब आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका नोट करने के लिए कि सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं, जो भी चीज़ हम आसमान में देख रहे हैं और जो रात में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। अब रात की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दिन में तो हमें दिखाई नहीं देती, चीज़ें रात में ही दिखाई देती हैं। जो नेचुरल, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं आसमान में, वो हमें रात में दिखाई देती हैं। दिन में या तो बादल दिखाई देंगे या फिर पंछी दिखाई देंगे। ठीक है, तो रात में जो हमें चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती हैं उनको क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अगेन एक और पॉइंट आ गया हमारे पास नोट करने के लिए कि वो खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश होता है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, और सूरज, अब पूछने ये भी एक बात नोट करने की है कि सूरज क्या है, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का बॉक्स, ये जो बना हुआ है, हमारी एनसीईआरटीज में ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें ये जो एक्टिविटी दी गई है इसको आप करके ज़रूर देखना। अगर आप 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, तो आप इस चीज़ को करके देखना। ये चीज़ें फ़न भी देती हैं और हमें करके सीखने वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करती है कि हम करके अपने आप से सीख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए हैं, एक टॉर्च, एक सादा कागज़, एक पेंसिल और एक सुई। ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें भी नहीं हैं। आप अपने पेरेंट्स की निगरानी में इनको करके देख सकते हैं, इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप ये एक्टिविटी ज़रूर करके देखें। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। आप देख रहे हैं ये एक लड़की दिखाई है, और जैसे ये देख रही है कि इसके सामने ये तारों की एक शेप बन गई है, एक यहाँ। ठीक है, तो ये किसको देख रही है, यहाँ ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारा अब इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे। ध्रुव तारा दिखाता है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा को दिखाता है। और ध्रुव तारा जो है कैसे, ये जो शेप बनती है अर्सा मेजर, ठीक है, तो इसके बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ध्रुव तारा होता है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो तारे छोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी छोटी वस्तुएं आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि अगर मान लो हवाई जहाज़ हैं, आप देखोगे नीचे अगर हम उसको देखते हैं, अपने पास में देखते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देखते हैं तो वो हमें एक खिलौने जैसा लगता है, जैसे कि कोई छोटी सी चिड़िया या ऐसी कोई चीज़ उड़ रही हो। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है कि वो जितनी ज़्यादा वो दूर जाता जाएगा उतना ही हमें वो छोटा दिखाई देगा। ठीक है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने आपको दिखाया अभी, ये एक शेप, ये एक आकृति बनाई गई है। ये देखो, ये होती है। और आप कभी आसमान में देखना, जब भी आसमान साफ होता है तो रात में आप बाहर निकल के देखना, इन चीज़ों को नोट करना, ये शेप ऐसे ही बनी होती हैं आसमान में। ठीक है, तो ये जो आकृतियां बनी होती हैं इनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। और सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 ऋषि, सप्त 7 और ऋषि संत,
यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो ये पूरा जो नक्षत्र मंडल बना है, ये जो पूरा नक्षत्र मंडल है, यहाँ इसको हम क्या बोल रहे हैं, सप्तऋषि। तो इसमें 7 तारे हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 तारों का एक समूह है। और ये पूरा एक नक्षत्र मंडल बनता है जिसमें हम ध्रुव तारे की भी दिशा जान सकते हैं, हम ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। ये सप्तऋषि है, सप्तऋषि से सीधे दिशा में हमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। और यहाँ ये इन 3 तारों का ऐसे ही लाइन में होना, ठीक है, ये इसकी पहचान होती है पूरे नक्षत्र मंडल की। ठीक है, आगे, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आप अपने बड़ों को ले जा करके आसमान में पूछें उनसे कि हमें वो शेप दिखाएं। ज़रूर से ज़रूर आपके पापा या दादा दादी को तो ज़रूर, और पापा को भी ये पता होगा कि आसमान में कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। वो इनको नाम से बताएंगे आपको कि इनके क्या क्या नाम हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। अब पहले ऐसे जो हम आज देखते हैं कंपास नहीं होते थे पहले। तो पहले लोग कहीं भी चले जाते थे, कहीं गुम हो जाते थे, ठीक है। तो उस समय वो कैसे पता करते थे कि हम किस दिशा में हैं और हमें किस दिशा में जाना है? उनको सिर्फ ध्रुव तारे का पता होना ज़रूरी था। वो ध्रुव तारे की दिशा का पता लगाते थे, और ध्रुव तारे से जब हमें उत्तर दिशा का जब हमें पता चल जाता तो बाकी दिशाओं का हम अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस दिशा में ध्रुव तारा है वो उत्तर है, तो उसकी बिल्कुल बैक साइड में क्या होगी, दक्षिण होगी। ठीक है, और अगर हम ध्रुव तारे की तरफ मुँह करके खड़े हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में जो है वो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा होगी, और हमारे राइट हैंड की तरफ क्या होगी, पूर्व दिशा होगी। ठीक है, तो यही एक तरीका था पहले के समय में दिशाओं का ज्ञान करने का। तो आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है, और इसे ही ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये नोट करने की बात है कि देखो, ग्रह अपने स्थान से घूमते रहते हैं, उनका स्थान बदल सकता है क्योंकि वो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन तारे हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं। तो ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि जिस तरफ ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया, ये सप्तऋषि है। अगर हम सप्तऋषि से बिल्कुल सीधी दिशा में देखेंगे तो यहाँ हमें ध्रुव तारा दिखाई देगा। ठीक है, इस चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम तारा कहेंगे। ठीक है, अपनी ऊष्मा और कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। अर्थ तो परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाले। ऐसी चीज जो चारों ओर घूमती रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमक। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अब क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी भी एक ग्रह है, और अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा हमें जो मिलती है, रोशनी और ऊष्मा, वो हम सूर्य से प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में क्या कहा गया कि जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, देखो सूरज को क्या कहा गया, तारा। हमने पहले भी पढ़ा है कि सूर्य क्या है, तारा। और अगर हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, तो वो क्या है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी।
आप देख रहे हैं एक और ये ब्राउन कलर का ये कॉलम बना हुआ है, इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है हमें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं। इसमें क्या दिया गया है, कुछ रोचक तथ्य, क्या फैक्ट्स हैं कि बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ शनि के चारों ओर छल्ले हैं, लेकिन नहीं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन तीनों ग्रहों के चारों ओर रिंग बने हुए हैं, छल्ले बने हुए हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रस्सी इनके चारों तरफ बांध दी गई है और वो इसकी जो है रिंग बना दी गई है, नहीं। ये छल्ले किस चीज़ के हैं, तो इन छल्लों में छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ, ठीक है, इनमें छोटे छोटे पिंड घूमते रहते हैं और हम जब बहुत दूरी से इनको देखते हैं तो वो हमें एक रो टाइप फील होती हैं और ऐसा लगता है कि उनका एक छल्ला बन गया है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, यानी कि हम दूरबीन से इन छल्लों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। आपको ऑप्शन में बृहस्पति, सेकंड में शनि और थर्ड में यूरेनस या फिर कुछ भी दे दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों ही ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। सो आते हैं अपने अगले पृष्ठ पर, और ये जो पेज है इस पर आप देख रहे हैं हमें हमारे सौर मंडल की पूरी पिक्चर दी गई है। बहुत ही अच्छी तरह से एक एक चीज़ को दिखाया गया है, कहाँ सूरज है, फिर एक एक करके सभी ग्रहों के नाम इसमें दिए गए हैं, सभी का व्यास इसमें दिया गया है, ठीक है। और यहाँ इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन में करता है, शुक्र कितने दिन में करता है, पृथ्वी कितने दिन में करती है। इसी तरह से ये चलेंगे। आपको इस पेज को बहुत ही ध्यान से देखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ना है। और ये पार्ट 1 था स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज और MCQs करेंगे। सो कंटिन्यू देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।